जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो आने वाले दिनों में अगर आपका एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो भी क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारत में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षिक सुधारों की नींव रखी। उन्होंने 1828 में, कब तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था अंधविश्वास और मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद का प्रचार, स्त्रियों की स्थिति सुधारना, सती प्रथा का अंत कराना, जिसे 1829 में उन्होंने लॉर्ड बेंटिक के साथ मिलकर समाप्त कराया। उन्हें आधुनिक शिक्षा, विज्ञान और तर्कशीलता पर जोर दिया इन्होंने। बाकी विकल्पों की बात तो महात्मा गांधी उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद उन्हें भारतीय युवा चेतना के प्रेरणा सूत्र कहे जाते हैं। एमजी रानडे वह सामाजिक सुधारक थे परंतु पुनर्जागरण के जनक नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। आपसे पूछा है कि महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड विश्व का पहला देश है जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। यह ऐतिहासिक निर्णय 1893 ईस्वी में लिया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता केट शेपर्ड ने किया था। इस निर्णय के बाद महिलाओं ने पहली बार 1893 के आम चुनाव में मतदान किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। आपसे पूछा है कि कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र जो है किस विषय पर आधारित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। अर्थशास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था। यह पुस्तक मुख्यतः राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, न्याय, युद्ध नीति और कूटनीति पर आधारित है। इसमें बताया गया कि एक राजा को अपने राज्य का संचालन, राजस्व व्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली और विदेश संबंधी कैसे संभालनी चाहिए। इसे भारतीय इतिहास में शासनकाल का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई। क्या नहीं लिखी गई ये आपसे पूछा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई पुस्तक है चित्रांगदा, गीतांजलि, चंडालिका, ये सभी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई। परंतु सूरसागर जो दिया है, या सूरसागर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी नहीं गई है। सूरसागर जो है यह आपका कवि सूरदास द्वारा लिखी गई है, कवि सूरदास द्वारा लिखी गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो जो है गीतांजलि कविता संग्रह है जिनके लिए टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। चित्रांगदा या नाटक है महाभारती कथा पर आधारित, और चंडालिका नाटक है जातिगत भेदभाव पर आधारित। तो ये तीनों जो है ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। आपसे पूछा है कि भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु दिया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विज्ञान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय शोध कार्य किया हो। इस पुरस्कार की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किया जाता है। पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध भारतीय रसायनज्ञ डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार निम्न छात्र 7 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, जैव विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, पृथ्वी वायुमंडलीय महासागर और गृह विज्ञान के क्षेत्रों में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साबरमती आश्रम, इसकी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा हुआ है। सेवाग्राम, इसकी भी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा हुआ है। फिनिक्स आश्रम, इसकी भी स्थापना महात्मा गांधी द्वारा हुआ है। परंतु विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर
ने की थी। इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय और पश्चात शिक्षा प्रणाली का समन्वय करना था। बाकी विकल्पों की बात तो फिनिक्स आश्रम जो है, फिनिक्स आश्रम, इसकी जो स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी। 1904 में हुई थी। कहां हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में हुई थी। 1917 में हुई थी। कहां हुई थी? तो यह आपका जो होता है अहमदाबाद गुजरात में होता। सेवा ग्राम आश्रम, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। कब हुई थी? 1936 में हुई थी। कहां हुई थी? तो यह जो हुई थी वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरेला। क्लोरेला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरेला एक कोशिकीय हरा शैवाल है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता अत्यधिक होती है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन छोड़ता है और साथ ही प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। इसी कारण इसका उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधान और अंतरिक्ष यात्राओं में खाद्य सूत्र एवं ऑक्सीजन उत्पादन के लिए किया जाता है। इसे एक सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि यह 50 से 60% प्रोटीन प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा है कि विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2000 ईस्वी में की थी और इसे पहली बार 2001 ईस्वी में मनाया गया। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनके अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करना और यह दिखाना कि हर शरणार्थी सम्मान और समर्थन का पात्र है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के संरक्षण में मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है देश का प्रथम विधि अधिकारी। आपसे पूछा देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। आपसे पूछा कि देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी भी कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। यह भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है और केंद्र सरकार का सर्वोच्च वकील होता है। इसका प्रमुख कार्य जो है भारत सरकार को कानूनी सलाह देना, सुप्रीम कोर्ट और अन्य न्यायालयों के केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना, संसद में कानूनी मामलों पर मार्गदर्शन देना, सरकार के अनुरोध पर किसी भी कानूनी विषय पर विचार देना। महान्यायवादी की नियुक्ति जो करते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह तभी तक पद पर रहता है जब तक राष्ट्रपति का विश्वास बना रहता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपसे पूछा है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। यह सरल प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। बताइए तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग जिसे बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य है देश के समग्र विकास के लिए नीति निर्माण में सहयोग, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और केंद्र व राज्यों के बीच साझेदारी पर आधारित योजनाएं बनाना। इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान समय में जो है उपाध्यक्ष वो है सुमन बेरी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो होते हैं प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनके सदस्य जो होते हैं स्थायी एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः किससे निर्मित होती है। आपसे पूछा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो होती है सामान्यतः किससे निर्मित होती है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन से निर्मित होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आईसी चिप जिसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, आधुनिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग का मुख्य भाग होती है। यह चिप सिलिकॉन से बनाई जाती है जो एक अर्धचालक पदार्थ है। सिलिकॉन की विशेषताएं बताएं आपको तो यह सामान्य तापमान पर विद्युत का अच्छा अर्धचालक होता है। इसे आसानी से डोपिंग द्वारा चालकता में वृद्धि या कमी की जा सकती है। सस्ता, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और स्थायी होता है। सिलिकॉन का रासायनिक संकेत जो है SI है और इसका आवर्त सारणी में स्थान जो समूह 14 में है। समूह 14 में है या
सिलिकॉन वैली का नाम भी इसी कारण पड़ा, क्योंकि वह आईसी और कंप्यूटर तकनीक का विकास हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 79 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, राज्यसभा और लोकसभा, अतः भारत की संसद द्विसदनीय है। संसद की संरचना क्या है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसे ऊपरी सदन भी कहते हैं, लोकसभा जिसे निचला सदन कहते हैं, संसद की संरचना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 49 जो है या स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद 59 या राष्ट्रपति के कार्यकाल और योग्यताओं से संबंधित है, अनुच्छेद 89 या केवल राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है, ना कि संसद की संरचना से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे। आपसे पूछा कि 1951 में भारत के दूसरे गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है त्रिभुवनवीर विक्रम शाह, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में 26 जनवरी 1951 को मनाए गए दूसरे गणतंत्र दिवस समारोह में नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह मुख्य अतिथि थे। कौन थे, तो नेपाल के राजा त्रिभुवनवीर विक्रम शाह मुख्य अतिथि थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रुधिर समूह की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि रुधिर समूह की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर समूहों की खोज 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रियाई वैज्ञानिक कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। उन्होंने ए, बी और ओ प्रकार के रक्त समूहों की पहचान की। बाद में ए बी डेस्ट्रिलो और ए सुटुल ने ए बी समूह की खोज की। इस खोज के लिए कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 में शरीर विज्ञान या औषधि का नोबेल पुरस्कार मिला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपसे पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र को अपनाया था। यह दस्तावेज विश्व भर में मानव की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के अधिकारों की नींव रखता है। यह दिन विश्व भर में मानवाधिकारों की रक्षा, जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 24 अक्टूबर जो दिया है संयुक्त राष्ट्र दिवस, इस दिन मनाया जाता है। 25 नवंबर महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। तो क्या ध्यान रखना है आपको कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा वैज्ञानिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है। आपसे पूछे कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कणाद, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वैशेषिक दर्शन हिंदू दर्शन के 6 आगस्तिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रतिपादक महर्षि कणाद माने जाते हैं। उन्होंने परमाणुवाद का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु परमाणुओं से बनी है। उन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि ये परमाणु अविभाज्य, अनश्वर और सूक्ष्मतम इकाइयां हैं। वैशेषिक दर्शन का मुख्य ग्रंथ है वैशेषिक सूत्र। यह दर्शन मुख्यतः भौतिक जगत के विश्लेषण और पदार्थों के वर्गीकरण पर आधारित है। 6 आस्तिक दर्शन और उनके प्रतिपादक आपको बताते हैं। तो सांख्य इसके जो प्रतिपादक कपिल है, योग्य इसके प्रतिपादक पतंजलि हैं, न्यायचपाद इसके जो प्रतिपादक हैं गौतम हैं, वैशेषिक इसके प्रतिपादक कणाद हैं, मीमांस इसके प्रतिपादक जैमिनी हैं और वेदांत इसके प्रतिपादक जो है व्यास हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डाक टिकट का आविष्कारक किसने किया था। आपसे पूछा कि डाक टिकट का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोलैंड हिल। रोलैंड हिल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डाक टिकट का आविष्कार 1840 ईस्वी में ब्रिटेन के सर रोलैंड हिल ने किया था। उन्होंने एक समान डाक शुल्क प्रणाली लागू की जिसमें पत्र भेजने का शुल्क दूर पर नहीं बल्कि वजन पर निर्भर करता था। विश्व का पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक
किस नाम से? तो विश्व का पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक नाम से जारी किया गया, जिस पर रानी विक्टोरिया की तस्वीर थी। इसी से विश्व भर में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? आपसे पूछा है कि गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कालबेलिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुलाबो सपेरा राजस्थान की प्रसिद्ध लोक नृत्य की है। इसका संबंध कालबेलिया नृत्य से है, जो राजस्थान की कालबेलिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य में नृत्यकाएं ऐसे लचकदार भावों में नृत्य करती हैं जैसे सांप लहराते हों, इसलिए इसे सांप नृत्य भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल राजस्थान है। समुदाय जो करते हैं कालबेलिया, प्रमुख वाद्य यंत्र है बीन, ढोलक, मजीरा। परिधान काले रंग के लहराते घाघरे जिन पर चांदी के गोटे होते हैं। यूनेस्को मान्यता प्राप्त। 2010 में यूनेस्को ने इंटीग्रेबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया। बाकी विकल्पों की बात तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। पांडवानी छत्तीसगढ़ की लोक कथा आधारित गायन शैली है। सत्रिय नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसे श्रीमंत शंकरदेव ने विकसित किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उद्गम स्थल के साथ गलत सुमेलित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो दिया है यही गलत सुमेलित, इसलिए ऑप्शन ए ही प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सतलुज नदी का उद्गम डल झील से नहीं होता। इसका वास्तविक उद्गम स्थल राक्षसताल झील के समीप मानसरोवर झील के पश्चिम में जो तिब्बत में स्थित है। राक्षसताल झील के समीप मानसरोवर झील के पश्चिम में जो तिब्बत में स्थित है, इसका वास्तविक उद्गम स्थल है जो तिब्बत में स्थित है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो गंगा जो गंगोत्री हिमनद इसका उद्गम स्थल है, राज्य जो है उत्तराखंड में है। महानदी सिहावा पर्वत इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ या जो राज्य में है छत्तीसगढ़ में। गोदावरी त्रिम्बकेश्वर नासिक महाराष्ट्र इसका उद्गम स्थल है, महाराष्ट्र में है। सतलुज को सतलुज भी कहा जाता है, यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपसे पूछे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अंतर्गत की गई थी। यह 1946 में कार्य करना प्रारंभ किया। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है, यानी कि प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। इसका जो मुख्य कार्य है वह देशों के बीच उत्पन्न विवादों का निपटारा करना, संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं द्वारा पूछे गए कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देना। इनके न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुना जाता है। बाकी विकल्पों की बात हो, पेरिस यहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है। जिनेवा यहाँ WHO, ILO और WTO जैसी संस्थाओं का मुख्यालय। न्यूयॉर्क यहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG और सुरक्षा परिषद UNSC का मुख्यालय है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप रेलवे, पुलिस, दिल्ली कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? आपसे पूछा किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।